जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है आर्टिकल 352 के नेशनल इमरजेंसी को जब प्रोक्लेम होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, इस परिस्थिति में जो है सेंटर और स्टेट या फिर कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट करता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सभी को मालूम है कि नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी बता चुके हैं कि आर्टिकल 352 की घोषणा या फिर प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम करते हैं, चाहे किसी भी एनिमी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस परिस्थिति में जो है प्रेसिडेंट ऑन द एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल पूरे के पूरे, ठीक है, हम उसके काउंसिल से कह सकते हैं कि एक बार अप्रूवल मिल जाने के बाद जो है वह आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा 62 में, 65 में, 71 में आपातकाल की घोषणा हुई, ठीक है, युद्ध के समय में, और साथ साथ जो है 75 में भी इंटरनल एग्रेशन के तहत जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था। तो नेशनल इमरजेंसी में जो है पूरी की पूरी जो संघवाद की संरचना है उस पर वह बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पूरी की पूरी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे पावर डिवोल्यूशन करके अब तो 3 टायर गवर्नमेंट हो गया। जब संविधान बना था तो 2 टायर ही गवर्नमेंट था। ठीक है, मतलब सेंटर और स्टेट, अब तो पंचायत भी को भी कह सकते हैं, या फिर अर्बन एरिया में म्यूनिसिपालिटीज वगैरह को भी बहुत पावर्स दिए गए हैं। तो डिवोल्यूशन ऑफ जब पावर हुआ था तो डिफरेंट लिस्ट बनाए गए थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो अधिकार दिए गए थे कि वह पूरे के पूरे स्टेट का वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि डोमेन होगा। जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर वह नियम कानून फॉर्मुलेट करेंगे और उसमें सेंटर जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं, और जो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ केंद्र सरकार अपनी सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी। लेकिन जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, इस परिस्थिति में रिश्ते में चेंजेस आते हैं। यह इम्पैक्ट करता है सेंटर स्टेट रिलेशन, और उसी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फिनेंशियल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, और इमरजेंसी के दौरान पूरे के पूरे भारत और या फिर संघवाद जो है एक यूनिटरी फॉर्म में हो जाता है, फेडरलिज्म को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो पहले हम एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे, या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस किस प्रकार की मॉडिफाई हो जाते हैं। देखो, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट्स। जब भी नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा होती है उस परिस्थिति में भारत सरकार मतलब केंद्र की सरकार किसी भी स्टेट्स को डायरेक्शन, निर्देश, गाइडलाइंस इशू कर सकती है, और वह उस राज्य को मानना ही होगा। हालांकि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं होती, फिर भी जो है क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है तो वह केंद्र के द्वारा ही संचालित होगा। एंड नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो स्पेसिफिक मैटर है, कुछ एक मैटर है जिसमें जो है केंद्र सरकार वहां एक प्रकार से कह सकते हैं गाइडलाइंस दे सकते हैं कि चलो भाई ये चीज़ है और इस पे जो है आप नियम कानून जो है बनाए हैं, लेकिन यह मेरा राय है, यह मेरा मशवरा है, यह मेरा सलाह है, आप इसे माने। ठीक है, सेंटर मतलब उन्हें एक प्रकार से गाइडलाइन के थ्रू उन्हें कहती है कि ये आपको मानना होगा, और फिर राज्य सरकारें उसे मानती है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो किसी भी मैटर पर, कोई भी मैटर हो, उस पर जो है केंद्र सरकार उन्हें गाइडलाइंस, उन्हें डायरेक्शन दे सकती है और स्टेट को मानना ही होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि उनकी मैंडेटरी है आपातकाल के दौरान। और सामान्य परिस्थिति में तो कुछ गिने चुने ही मैटर को ऐसा उत्पन्न होता है कि तब वो जो है जनरली सेंटर जो है ना वो स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, आगे है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। और जब आपातकाल लगता है तो एक प्रकार से पूरे के पूरे कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के ऊपर। पूरे के पूरे आप लोग जब देखोगे सरदार पटेल जब ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर रहे थे तो इनका मनसा ही यही था कि पूरे के पूरे भारत देश में एक यूनिफॉर्म सर्विस होगी, जो किसी इमरजेंसी के दौरान जो है आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह जो होते हैं पूरे के पूरे डीएम के थ्रू और गवर्नर के थ्रू जो है पूरा सेंटर जो है एक प्रकार से अपना अंकुश लगाने का प्रयास करती है कोई भी आपातकाल के दौरान। और ऐसे भी
जितना भी ऑल इंडिया सर्विसेज IAS वगैरह या DM वगैरह होते हैं या फिर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, ये सब सेंटर के द्वारा किया जाता है। इनकी रिक्रूटमेंट, इनकी ट्रेनिंग, इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस, सब कुछ सब जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल ऑन स्टेट। कैसे पुलिसिंग होना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है, सब के सब अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है जब तक आपातकाल लगा रहता है। आगे लेजिस्लेटिव विधायिका में क्या क्या चेंज आ जाते हैं, तो एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। मैंने पहले ही बताया कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर स्टेट कानून बनाते हैं। राज्य को दिया गया है कि भाई ये तमाम चीज़ों पे आप नियम कानून बनाएंगे, लेकिन जब आपातकाल की घोषणा होती है तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उस पर भी केंद्र सरकार पार्लियामेंट के जरिए कानून बना सकती है। प्रेसिडेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे जो कंकरेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है उसी पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो राज्य की सूची है, ठीक है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन विषयों पे भी केंद्र सरकार कानून का फॉर्मुलेशन कर सकती है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल बिकम यूनिटरी। पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी है या कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक हो जाता है। ठीक है, एंड देन फेडरल, जो संघवाद की अवधारणा है वो पीछे छूट जाती है क्योंकि आपातकाल है, इमरजेंसी सिचुएशन है, सब मिलकर जो है एक साथ जो है इस आपदा से निपटना है। अब जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ, तो एक प्रकार से 62 में चाइना के साथ हुआ। तो इस परिस्थिति में कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता, ठीक है, हो सकता है कि इंटरनल विद्रोह उस वक्त ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि दुश्मन देश जो होते हैं गृह युद्ध और षड्यंत्र भी रचते रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले भाई इंटरनली संभाल लो, इंटरनली अपने हाथ में पावर पूरा लो, और उसके बाद बाहर हम लड़ाई प्रारंभ करते हैं। आगे लॉ एग्जिस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। और जो भी लॉ, जो भी नियम कानून स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बनाएगी केंद्र सरकार, वह इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, वो उसके अधिकार में है, लेकिन 6 महीने तक वो लॉ एग्जिस्ट करेंगे। आगे है फिनेंशियल व आर्थिक बदलाव भी आते हैं, फिनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट में मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। देखो, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, पूरे के पूरे केंद्र सरकार जो यह तय करती है कि इतने प्रतिशत, जैसे 100 में 40, 100 में 50, 100 में 60, मतलब एक बार का फंडिंग जो है पूरे के पूरे स्टेट को डिवॉल्व किया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसी प्रकार पंचायत या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ जो है अपना कुछ फंड जो है डिवॉल्व करती है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे परकोलेट, टॉप टू डाउन। रेवेन्यू अब तो GST के द्वारा पूरे के पूरे कलेक्ट किया जाता है, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन आखिर सरकार का भी तो संचालन करना है, तो उसके लिए तो फंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे केंद्र सरकार को फंड की आवश्यकता होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो चाहिए, स्टेट की अपनी रेवेन्यू भी होती है, बट जो हमारा जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार के भी द्वारा भी दिया जाता है। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना रेवेन्यू का, इसमें चाहे तो प्रेसिडेंट बदलाव ला सकते हैं, उसे जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की प्रायोरिटी और प्राथमिकता और उस वक्त की नेसेसिटी को देखते हुए वो उस अकॉर्डिंग जो है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वह जो है स्टेप्स उठाए जाते हैं। क्या उस वक्त की अधिक प्रायोरिटी है, किसकी अधिक प्राथमिकता हमें देनी है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड में यह देखा जाता है। ठीक है, आगे इन डिटेल द फाइनेंशियल ईयर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। और जब तक अगर कोई भी मतलब निर्णय पैसों के मामले में या आर्थिक फैसले जो भी केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वह जो है उस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहते हैं। और जब नेक्स्ट टर्म में मान लेते हैं इमरजेंसी खत्म हो गई, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब प्रारंभ होगा उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वह एज इट इज जैसे पहले चलती थी वैसे नियम कानून बना सकती है और फाइनेंशियल जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसे लॉन्च कर सकती है, रिलॉन्च कर सकती है, उसमें मॉडिफाई कर सकती है, उसका मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। हम लोगों ने 3 तरह के इफेक्ट को पढ़ा, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल।
अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब कुछ मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपातकाल का, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.